Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 22 आज आपके लिए लेकर आया हूं। 22वां टेस्ट है। इसके पहले 21 टेस्ट 21 टेस्ट अपलोड कर चुका हूं। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना रखी है शिक्षण विधियां न्यू टेस्ट इस प्रकार की, उसमें आपको ये 21 टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। मित्रों 20 क्वेश्चन है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। मेरिट दिलाने में रामबाण प्रश्न आपको ये साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पूरे 20 ही प्रश्नों को देखना मित्रों। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है और कहानी में संवाद होना आवश्यक है। तो साथियों देखिएगा, कहानी के संदर्भ में जो उपयुक्त कथन है वो है कथानक का होना आवश्यक है। कथानक का मतलब होता है कि उसकी जो कथा है, मतलब कोई भी कहानी होती है तो एक उसकी एक निश्चित कथा भी है। अगर वो ही नहीं रहेगी तो फिर कहानी भी नहीं रहेगी साथियों। इसलिए विकल्प नंबर 3 सही रहेगा प्रश्न संख्या 1 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। लेवल 1 लेवल 2 एसएसटी मैथ्स साइंस लेवल फर्स्ट में सभी सब्जेक्ट सभी के लिए उपयोगी है ये टेस्ट। तो प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे, गणित शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य होता है? गणित शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य पूछा है छात्रों को जीवन उपयोगी व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को पूर्व में प्रचलित वैदिक गणित से परिचित करवाना, छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए तैयार करना और छात्रों को आर्थिक क्षेत्र के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो साथियों देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो यूपीएस स्तर पर पूछा है गणित शिक्षण का उद्देश्य, तो वो दिए गए विकल्पों में से जो आपका सही आंसर है वो क्या रहेगा? छात्रों को जीवन उपयोगी व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 2 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। देखिएगा, इस क्वेश्चन में अगर दूसरा तीसरा आप चौथा ये सोच रहे हो तो फिर आप गलत सोच रहे हो। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं मित्रों। लेखन क्षमता के आकलन के लिए, कि बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करना है तो आपको व्याकरण संबद्ध भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा और अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा। तो साथियों राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 3 में कौन सा आंसर सही रहेगा मित्रों? देखिएगा, लेखन क्षमता का अगर बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करना है तो सबसे बेस्ट विकल्प है अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा, क्योंकि लेखन क्षमता में यही देखना है कि बालक अपने विचारों को किस प्रकार से अभिव्यक्त कर रहा है लेखन के माध्यम से। चौथा विकल्प 100% राइट है साथियों, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। साथियों कोशिश होना चाहिए कि 15 क्वेश्चन किसी भी सिचुएशन में आपके राइट ही हो मित्रों। पूर्ण से अंश की ओर एवं ज्ञात से ज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि में बढ़ा जाता है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, पाठ्यपुस्तक विधि में, सूत्र विधि में। तो पूर्ण से अंश की ओर एवं ज्ञात से अज्ञात की ओर ये जो शिक्षण सूत्र काम में लिए जाते हैं वो है आपकी आगमन विधि। कौन सी विधि है? आगमन विधि। इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, सरल से कठिन की ओर, ये शिक्षण सूत्र भी आगमन में ही प्रयोग होते हैं मित्रों। जबकि इसके विपरीत जो शिक्षण सूत्र है वो निगमन विधि में होते हैं। लेकिन आगमन और निगमन विधि एक दूसरे की विपरीत नहीं बल्कि एक दूसरे की पूरक कहलाती है साथियों, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है सतही ढंग से पाठ को खत्म करना, गहन अर्थ ग्रहण करना, बिना किताब खोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना और शांति के साथ पढ़ना। तो साथियों मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिएगा, इसका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा गहन अर्थ ग्रहण करना। कि मौन पठन अगर आप कर रहे हो मन ही मन में बिना होठ हिलाए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो मौन पठन कहलाएगा। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि गहन अर्थ ग्रहण हो, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो उसका अर्थ ग्रहण अच्छी तरह से हो साथियों। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 5 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है? व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि, क्षेत्र पर्यटन विधि, आगमन विधि। तो राइट आंसर बताइए, स्टार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 6 में राइट आंसर कौन सा रहेगा साथियों? मित्रों
अब आगमन विधि प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत नहीं आएगी। व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि में भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं में होगा साथियों, बल्कि अवलोकन और क्षेत्र पर्यटन दोनों ही विधियों में प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो दूसरा विकल्प भी सही है, तीसरा विकल्प भी सही है। जब ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये है या ये है, टाइम खर्च हो जाता है, तो एग्जामिनर जान करके ऐसे क्वेश्चन डालता है ताकि आप उनमें उलझो। तो साथियों जो आपको अच्छा लगता है, वैसे इसकी फर्स्ट चॉइस आपकी क्षेत्र पर्यटन होना चाहिए, क्योंकि भ्रमण या क्षेत्र पर्यटन जो विधि होती है उसमें साफ पता चल रहा है कि बालक क्षेत्र पर्यटन करेगा किस चीज़ का, तो प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को देखेगा तो प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होगी। बाकी अवलोकन करना भी प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत ही आता है। तो दूसरा और तीसरा दोनों विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा तरीका भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी है? कहानी कहना, कहानी लिखना, कहानी वर्णन, श्रुतलेख। 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी मित्रों राइट आंसर है श्रुतलेख। बिल्कुल जी हाँ, चौथा विकल्प सही रहेगा इसमें, क्योंकि श्रुतलेख में क्या होता है, छात्र तो लिखता है और अध्यापक बोलता है, तो अध्यापक बोलता है वैसा ही छात्र लिखेगा, तो ये फिर भाषा आकलन में ज़्यादा प्रभावी तरीका नहीं है। ये तो बच्चों को लिखना सिखाने में बेटर चीज़ होती है। बाकी कहानी कहना, कहानी वर्णन, कहानी लिखना, इन चीज़ों में बालक खुद के विचारों को अभिव्यक्त करता है, इसलिए यहाँ चौथा ही विकल्प सही रहेगा प्रश्न 7 में। तो चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 8वां क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षण में बच्चों को सिखाने हेतु प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि श्रेष्ठ है? आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, खेल व मनोरंजन विधि। तो साथियों यदि खेल व मनोरंजन विधि नहीं होता तो फिर आप आगमन सही करते, लेकिन आगमन से भी बेटर रहेगी प्राथमिक स्तर पर खेल व मनोरंजन विधि। खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखा रहे हो, मनोरंजन भी हो रहा है साथ में बच्चों का, तो उस चीज़ को बड़ी आसानी से सीख जाएंगे मित्रों। विकल्प नंबर 4 सही है 8वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है? कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छांटो, कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छांटो और कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। तो सबसे सही तरीका रचनात्मक आकलन का पूछा है साथियों। रचनात्मक आकलन का और एक होता है योगात्मक आकलन। तो योगात्मक आकलन तो सत्रांत में किया जाता है, जबकि रचनात्मक पठन के समय ही किया जाता है। अब जो रचनात्मक आकलन होता है उसमें बालक की जो सृजनात्मकता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ सृजनात्मकता किससे बढ़ेगी? कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना तो निगमनात्मक तर्कना है, कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छांटना वो भी उसी में से छांटोगे, 3 मिश्रित वाक्य छांटोगे वो भी इसी में से, लेकिन प्रश्न बनाओ तो प्रश्न आप खुद की तरफ से जब बनाते हो कहानी में से तो उसमें खुद के भी विचार ऐड हो जाते हैं, इसलिए ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। ओनली प्रथम विकल्प ही सही है प्रश्न नंबर 9 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। कौन से शिक्षण सहायक सामग्री अप्रक्षेपित है? अबेकस, OHP, जादुई लालटेन, एपिडाइस्कोप। बताइए कौन सी है जो अप्रक्षेपित सामग्री है? तो साथियों एपिडाइस्कोप, OHP, जादुई लालटेन तीनों ही प्रक्षेपित सामग्री है, लेकिन अप्रक्षेपित है अबेकस। अबेकस एक अप्रक्षेपित सामग्री है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 10 में। चलिए आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग, प्रश्न है ये, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है, भाषा को अलंकृत करता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है और भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। तो हम यूँ तो कह नहीं सकते कि भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग होगा। पहला, दूसरा या तीसरा, कौन सा? साथियों अगर आप सोचते हो कि भाषा को अलंकृत करता है तो फिर भी आप सही रूट पे जा रहे हो, लेकिन ये रूट उतना सही नहीं है जो आपको अपने लक्ष्य पे पहुंचा दे। बिल्कुल भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, तीसरा विकल्प सही है साथियों। क्यों? क्योंकि बालक मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करेगा तो उसकी जो भाषिक अभिव्यक्ति है वो सुनने वाले की, हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कोई भी बात बोली तो अवसरवादी व्यक्ति के लिए बोल दिया गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो ये क्या चीज़, ये चीज़ भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाती है। तीसरा विकल्प ओनली तीसरा ही सही रहेगा। बाकी दूसरा भी कर सकते थे, लेकिन अगर तीसरा है तो फिर आप दूसरा नहीं करोगे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12।
मूल्यांकन उपयोगी है। स्टार करना इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, दिखने में सरल है लेकिन है बड़ा ही उलझा हुआ। छात्र की प्रगति जानने में, छात्र की कक्षा उपस्थिति जानने में, छात्र का आचरण जानने में और इनमें से सभी। तो मूल्यांकन क्यों उपयोगी है मित्रों? बताइए राइट आंसर प्रश्न नंबर 12 में कौन सा सही आंसर रहेगा? सोच समझकर आंसर दीजिएगा मित्रों। देखिएगा, छात्र की कक्षा उपस्थिति जानने में तो जो छात्र की अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं उनसे ही पता चल जाता है, उनसे मूल्यांकन का जरूरी है उस चीज़ के लिए। तो फिर ये गलत है, तो फिर ये भी गलत हो गया सभी वाला। राइट आंसर है छात्र की प्रगति जानने में मूल्यांकन उपयोगी है कि छात्र ने कितनी प्रगति की है। विकल्प नंबर 1 सही है 12वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय विधि, रंगमंच विधि, अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि। बताइएगा 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? साथियों, कक्षा अभिनय विधि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कहलाती है। रंगमंच विधि खर्चीली विधि होती है, हालांकि ये सबसे बेस्ट है लेकिन इसके अनेक दोष है, इसलिए कक्षा अभिनय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 13 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रवण लेखन वाचन श्रवण, श्रवण वाचन लेखन वाचन। बताइए राइट आंसर मित्रों। श्रुत लेख में क्या होगा? अध्यापक बोल रहा है तो बालक सुन रहे हैं तो श्रवण कौशल का विकास होगा, सुनकर लिख भी रहे हैं तो लेखन कौशल का भी विकास होगा। इसलिए मित्रों यहाँ 14वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प आपका सही है। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। इसके पहले साथियों मैंने 2 टेस्ट अपलोड किए हैं, साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 19, संस्कृत का टेस्ट नंबर 4। दोनों लेवल के लिए लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 संस्कृत है, तो उस टेस्ट को आप जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। निदानात्मक, उपचारात्मक, उपलब्धि परीक्षण, मूल्यांकन, सीसी वगैरह, इनमें से 100% बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, छात्रों की कमियों की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न निर्माण करना, समंकन योजना तैयारी करना। बताइएगा राइट आंसर प्रश्न नंबर 15 में कौन सा सही रहेगा? तो साथियों, उपलब्धि परीक्षण में शैक्षणिक उद्देश्यों को भी लिखा जाता है, प्रश्न का निर्माण भी किया जाता है, समंकन योजना भी बनाई जाती है, लेकिन कमियों की जानकारी तो भैया निदानात्मक परीक्षण में होती है ना, निदान में होती है, ये तो उपलब्धि में थोड़ी होती है साथियों। इसलिए दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 15 में। चलिए आते हैं 16वें क्वेश्चन पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कहानी या कविता पढ़ाने के बाद जरूरी है कि बच्चों ने कहानी या कविता पढ़ी तो उसके बाद में क्या जरूरी है कि बच्चे प्रश्नों का लिखित उत्तर दे सके, उसे अपने शब्दों में दोहरा सके, विपरीत भाव की कविता या कहानी लिख सके और उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। तो साथियों राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 16 में कौन सा आंसर सही रहेगा? अब देखिए 2 तो बिल्कुल गलत लग रहे। लिखित उत्तर देना, कविता या कहानी लिख सके, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दूसरा या चौथा बताइएगा, कन्फ्यूजन इन्हीं में होना है, दूसरे में या चौथे में, किसकी तरफ जाओगे आप? सपोर्ट किधर करोगे, दूसरे की तरफ या चौथे की तरफ? साथियों देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है तो उन्हें अपने अनुभव संसार में जोड़ सके, चौथा विकल्प सही माना जाएगा प्रश्न संख्या 16 में। बाकी दूसरा भी सही तो है लेकिन चौथे के आगे वो बात नहीं है दूसरे की। तो नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। 17वां क्वेश्चन, श्रवण कौशल को विकसित करने की उपयुक्त प्रणाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये भी। तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, लेखन प्रणाली। बिल्कुल इसी लेवल का पेपर आता है रीट का, बिल्कुल इसी लेवल का, ज़्यादा हाई लेवल का भी नहीं, ज़्यादा लो लेवल का नहीं, बिल्कुल यही लेवल होता है एग्जाम का। तो मित्रों, श्रवण कौशल को विकसित करने की उपयुक्त प्रणाली, तुलना तो होगी नहीं, लेखन भी नहीं होगी, गीत या व्याख्या? बताइए साथियों। हाँ, अगर आप दूसरे विकल्प की तरफ बढ़े हैं तो बिल्कुल आप सही दिशा में हैं, दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 17 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। व्याख्या की अपेक्षा गीत प्रणाली में श्रवण कौशल तीव्र गति से और अच्छी तरह से विकसित होता है साथियों। प्रश्न नंबर 18, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना और उपयुक्त सभी। तो साथियों, एक जो आदर्श हिंदी शिक्षक है उसके लिए व्याकरण का ज्ञान होना भी जरूरी है, हिंदी साहित्य का भी ज्ञान होना आवश्यक है, शुद्ध उच्चारण भी करता हो,
मतलब उपयुक्त सभी वाला जो विकल्प है चौथा वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन मित्रों, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन और रूसी। तो साथियों जो सूत्र विधि है वो मूलतः संस्कृत भाषा की है। कौन से भाषा की है? संस्कृत। विकल्प नंबर 1 सही है 19वें क्वेश्चन में। अब अंतिमवा और 20वां क्वेश्चन, लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा मित्रों। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं। ये जो लाल बटन में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आपको लाल कलर में, तो साथियों बेल आइकन दबा ले, नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। 20वां क्वेश्चन, कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? सौदेश्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता, क्रमबद्धता। तो पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, उपयुक्तता तो होता है, सौदेश्यता भी होता है, क्रमबद्धता भी होता है, लेकिन अशुद्धता ये कोई पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, शुद्धता होता है। तीसरा विकल्प सही है। कमेंट करके जाए नीचे, क्या 15 प्लस कर पाए या 15 कर पाए? अगर हाँ तो जरूर कमेंट करके जाए, मतलब अच्छी तैयारी चल रही है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सभी का। आशा है आपको चैनल से फ़ायदा जरूर मिला होगा। तो मिलते हैं मित्रों अब